नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रदीप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डरावनी कहानियां पे। दोस्तों, आज मैं एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूं जिसमें मैं अलग अलग देशों के अर्बन लेजेंड्स की कहानियां लेके आऊँगा जो डरावनी होने के साथ साथ दिल को दहला देने वाली है। तो बगैर किसी देरी के सीधा चलते हैं कहानियों की तरफ। हचिसा कुसामा यह एक जापानी अर्बन लेजेंड है जो एक लंबी महिला के बारे में है। यह महिला बच्चों का अपहरण करती है। यह 8 फीट लंबी होती है और सफ़ेद कपड़े में रहती है और इसकी एक पहचान है। यह अपने मुंह से प प प प प जैसी आवाज़ निकालती है। मेरे दादा दादी जापान में रहते थे। हर गर्मियों में मेरे मम्मी पापा मुझे छुट्टियों में वहाँ ले जाते थे। वे एक छोटे से गांव में रहते थे। उनके घर के पीछे का आंगन बहुत बड़ा और खुला था जहाँ मुझे गर्मियों के दौरान खेलना बहुत पसंद था। जब भी हम वहाँ जाते थे मेरे दादा दादी हमेशा खुले दिल से मेरा स्वागत करते थे क्योंकि मैं उनका इकलौता पोता जो था, इसलिए वो मुझे बहुत लाड प्यार करते थे। आखिरी बार मैंने उन्हें गर्मियों में देखा था 8 साल पहले। हमेशा की तरह मेरे मम्मी पापा ने जापान के लिए एक फ़्लाइट बुक की और हम एयरपोर्ट से सीधे दादा दादी के घर चले गए। वे मुझे देखकर बहुत खुश हुए और उनके पास मुझे देने के लिए बहुत सारे उपहार थे। मेरे मम्मी पापा को पास के शहर में कुछ काम था, इसलिए 2 दिनों के बाद वे जापान के दूसरे हिस्से की यात्रा पर चले गए और मुझे मेरे दादा दादी के साथ छोड़ दिया। ऐसे ही कुछ दिन बीते। एक दिन मैं बैकयार्ड में खेल रहा था। मेरे दादा दादी घर के अंदर थे। यह गर्मियों का दिन था। मैं आराम से घास में लेटा हुआ था और बादलों को देख रहा था। सूरज की कोमल किरणें और हल्की हवा मुझे बहुत खुशी दे रही थी। जैसे ही मैं उठने वाला था मैंने एक अजीब सी आवाज़ सुनी। प प प प प प प मुझे नहीं पता था कि यह क्या था, पर यह पता लगाना मुश्किल था कि यह कहाँ से आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई खुद ही आवाज़ निकाल रहा हो, गहरी, मर्दाना। मैं इधर उधर देखने लगा और जानने की कोशिश करने लगा कि यह आवाज़ किधर से आ रही है। तभी अचानक मेरी नज़र बैकयार्ड में लगी ऊंची झाड़ियों पर पड़ी। वहाँ कोई चीज़ थी। यह एक पुआल की टोपी थी, परंतु यह झाड़ियों पे नहीं बल्कि उसके पीछे रखी हुई थी और यही उस आवाज़ का स्रोत था। पो 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 पो। फिर वो टोपी हिलने लगी जैसे कि किसी ने उसे पहन रखा हो। टोपी बाड़ के एक छेद में आके रुकी। अब मैं एक चेहरा देख सकता था जो झांक रहा था। यह एक महिला का चेहरा था, लेकिन बाड़ ऊंची थी, लगभग 8 फीट। मैं यह देख के हैरान था कि यह महिला कितनी लंबी है। मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या उन्होंने कोई स्टूल लगाया है या किसी बड़े एड़ी वाले जूते पहन रखे हैं। फिर कुछ पलों के बाद वह चली गई और वह अजीब सी आवाज़ उसके साथ ही गायब हो गई। मैं हैरान होकर उठा और जल्दी से घर के अंदर चला गया। घर के अंदर दादा दादी रसोई में बैठ के चाय पी रहे थे। मैं भी उनके पास जाके बैठ गया। थोड़ी देर इधर उधर की बात करने के बाद मैंने दादा दादी को बताया कि मैंने वास्तव में देखा क्या है। वे मेरी ओर ध्यान नहीं दे रहे थे तब तक जब तक मैंने उस आवाज़ का जिक्र नहीं किया। पो 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 पो। जैसे ही मैंने यह कहा दोनों अचानक रुक गए। मेरी दादी की आंखें बड़ी हो गई। उन्होंने अपने हाथ से अपने मुंह को ढक लिया। दादाजी का चेहरा बहुत गंभीर हो गया था। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, यह बहुत महत्वपूर्ण है, तुम्हें ठीक ठीक बताना होगा। उसकी लंबाई कितनी थी? बगीचे के बाड़ जितनी ऊंची। मैंने जवाब दिया। मुझे अब थोड़ी थोड़ी घबराहट होने लगी थी। मेरे दादाजी ने मुझ पे सवालों की बौछार कर दी। वह कहाँ खड़ी थी? यह कब हुआ? तुमने क्या किया? क्या उसने तुम्हें देखा? मैं उनके सभी सवालों का जितना हो सके सही जवाब देने की कोशिश की। वे अचानक बाहर निकल गए और फ़ोन पर किसी से बात करने लगे। मैं सुन नहीं पा रहा था कि वो क्या कह रहे हैं और किससे कह रहे हैं। फिर मैंने अपनी दादी की तरफ देखा। वह कांप रही थी।
दादाजी कमरे में वापस आ गए और मेरी दादी से बात की। मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना है, तुम बच्चे के साथ यहीं रहो और इस पर एक पल के लिए भी नज़र मत हटाना। क्या हो रहा है दादाजी? मैंने रोते हुए पूछा। उन्होंने उदास भरी नज़रों से मेरी ओर देखा और कहा, हाजी कुसामा ने तुम्हें पसंद कर लिया है। यह कहकर वह जल्दी से बाहर निकल गए। मैं अपने दादी की ओर मुड़ा। वह हल्के हल्के कांप रही थी। मैंने उनसे पूछा, दादी ये हचीसा कुसामा कौन है? चिंता मत करो, उन्होंने अपनी कांपती आवाज़ में जवाब दिया। तुम्हारे दादाजी कुछ करेंगे, तुम्हें चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है। जब हम रसोई में घबराए हुए बैठे थे और मेरे दादाजी के वापस आने का इंतज़ार कर रहे थे तो उन्होंने मुझे बताया कि क्या हो रहा है। उन्होंने मुझे बताया कि यह एक खतरनाक चीज़ है जो इस इलाके में घूम रही है। उसकी ऊंचाई के कारण उसका नाम हचीसा कुसामा है। जापानी भाषा में हचीसा कुसामा का मतलब 8 फीट लंबा होता है। यह एक बहुत लंबी महिला की तरह दिखती है और यह एक गहरी पुरुष की आवाज़ में पो 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 जैसी आवाज़ निकालती है। यह थोड़ा अलग दिखाई देता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि इसे देख कौन रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि यह किमीनों में एक थकी हुई ऊंची औरत की तरह दिखती है। दूसरी तरफ और लोगों का मानना है, लोग कुछ भी कहे, लेकिन इन कहानियों में कुछ चीज़ें हैं जो कभी नहीं बदलती। वह है इसकी ऊंचाई और इसके मुंह से निकलने वाली आवाज़ें। बहुत समय पहले इसे कुछ मॉन्क ने पकड़ लिया था और वे इसे गांव के बाहरी इलाके में एक पुरानी इमारत में कैद करने में कामयाब रहे। उन्होंने इसे जीजो नाम के 4 छोटी धार्मिक मूर्तियों में फंसा दिया, जिसे उन्होंने खंडहर के उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम में रख दिया। वहाँ किसी को भी इसे छूने की अनुमति नहीं थी, पर होनी को कोई टाल नहीं सकता था। वह किसी तरीके से भागने में कामयाब रही। पिछली बार यह 15 साल पहले दिखाई दिया था। मेरी दादी ने कहा कि यह कोई 8 फीट लंबी दिखाई देती है। मेरी दादी ने कहा कि जो कोई भी इस 8 फीट लंबी औरत को देख लेता है उसकी कुछ ही दिनों में मौत तय है। यह सब इतना पागलपन भरा लग रहा था कि मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं किस बात पे विश्वास करूं। कुछ घंटों के बाद दादाजी वापस आए। उनके साथ एक बूढ़ी महिला भी थी। उन्होंने खुद का नाम केसान बताया। उन्होंने आते ही मेरे हाथ में एक चमड़े का छोटा सा टुकड़ा दे दिया। यह लो और इसे पकड़ो। फिर वह और दादाजी ऊपर के कमरे में चले गए। मैं फिर से दादी के साथ रसोई में अकेला बैठा था। मुझे अचानक बाथरूम जाने की ज़रूरत महसूस हुई। मैंने दादी को बताया। दादी मेरे पीछे बाथरूम तक आई, पर मुझे उसका दरवाज़ा बंद करने नहीं दिया। उनके इस बर्ताव से मैं और डर गया था। थोड़ी देर के बाद दादाजी और किसान मुझे ऊपर मेरे बेडरूम में ले गए। मैंने देखा बेडरूम की सारी खिड़कियां अखबारों से ढकी हुई थी और उन पर बहुत सारे प्राचीन मंत्र लिखे हुए थे। कमरे के चारों कोने में नमक के छोटे छोटे कटोरे थे और कमरे के बीच में एक लकड़ी का बक्सा रखा हुआ था जिसके ऊपर भगवान बुद्ध की छोटी सी मूर्ति रखी हुई थी। वहाँ एक नीले रंग की बाल्टी भी थी। मैंने पूछा, यह बाल्टी किस लिए है? यह तुम्हारे टॉयलेट के यूज के लिए है, दादाजी ने जवाब दिया। किसान ने मुझे बिस्तर पर बिठाया और कहा, जल्द ही सूरज ढलने वाला है, इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें कल सुबह तक इस कमरे में ही रहना होगा और सुबह 7 बजे तक किसी भी हाल में इस कमरे से बाहर मत आना। तुम्हारे दादा और दादी तब तक तुमसे बात नहीं करेंगे और तुम्हें फ़ोन भी नहीं करेंगे। याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी कारण से कमरे से बाहर मत निकलना। मैं तुम्हारे मम्मी पापा को बता दूंगी कि क्या हो रहा है। वह इतने गंभीर स्वर में बोल रही थी कि मैं बस सुनकर चुपचाप सिर हिलाता रहा। दादाजी ने मुझसे कहा, तुम्हें किसान के कहे हुए बातों पर पालन करना होगा। फिर किसान ने मुझे एक चमड़े का टुकड़ा दिया और कहा, इसे कभी मत छोड़ना और अगर कुछ हो जाए तो भगवान बुद्ध से प्रार्थना करना और जब हम चले जाएं तो यह दरवाज़ा बंद कर लेना। अपनी बातें कह के वे दोनों नीचे की तरफ चले गए। मैं उठा
और बेडरूम के दरवाजे को बंद कर लिया। अपने मन को बहलाने के लिए मैंने टीवी चालू किया और उसे देखने की कोशिश करने लगा। लेकिन सच कहूँ तो मैं इतना घबरा गया था कि मेरा पेट खराब हो गया। मेरे दादी ने मेरे लिए कुछ स्नैक्स और राइस बॉल छोड़े थे, लेकिन मैं उसे नहीं खा सकता था। मुझे लगा कि मैं जेल में हूँ। मेरे अंदर डर, उदासी और दहशत की भावनाएं घूम रही थी। मैं चुपचाप बिस्तर पर लेट गया और इंतजार करने लगा सुबह होने का। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, मुझे नींद आ गई। फिर अचानक मेरी आंखें खुली। रात के 1 बज चुके थे। मुझे एहसास हुआ कि मेरी खिड़की पे कुछ खटखटाहट हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे चेहरे पे तेजी से खून बह रहा हो। मेरे दिल ने धड़कना बंद कर दिया था। मैंने खुद को शांत रखने की बहुत कोशिश की। मैंने खुद से कहा कि यह हवा है या किसी पेड़ की शाखा। मैंने टीवी की आवाज़ बढ़ा दी ताकि टैपिंग की आवाज़ कम हो जाए। आखिरकार यह आवाज़ पूरी तरीके से बंद हो गई। कुछ ही पलों के बाद मुझे दादाजी के पुकारने की आवाज़ सुनाई दी। क्या तुम वहाँ ठीक हो? उन्होंने पूछा। अगर तुम डरे हुए हो तो तुम्हें वहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है। मैं अंदर आके तुम्हारा साथ दे सकता हूँ। मैं मुस्कुराया और दरवाज़ा खोलने के लिए दौड़ा, लेकिन फिर मैं रुक गया। मेरे पूरे शरीर में चींटियाँ रेंगने लगी। यह दादाजी की आवाज़ जैसी लग रही थी, लेकिन यह किसी तरीके से अलग थी। मैं नहीं बता सकता कि यह क्या था, लेकिन बस यह मुझे महसूस हो रहा था। तुम क्या कर रहे हो? दादाजी ने पूछा। अब तुम दरवाजे खोल सकते हो। मैंने अपनी बाईं ओर देखा और मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। मैंने देखा कटोरे में रखा हुआ नमक धीरे धीरे काला होता जा रहा था। मैं दरवाजे से पीछे हट गया। मेरा पूरा शरीर डर से कांप रहा था। मैं भगवान बुद्ध की मूर्ति के सामने घुटने के बल बैठ गया और उस चमड़े के टुकड़े को हाथ में कसकर पकड़ लिया। मैं मदद के लिए प्रार्थना करने लगा। प्लीज़ मुझे हजीसा कुसामा से बचाओ। प्लीज़ मुझे हजीसा कुसामा से बचाओ। तभी मैंने दरवाजे के बाहर से आवाज़ सुनी। पो 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 पो। खिड़की में फिर से दस्तक हुई। मैं डर से कांप उठा। मैं मूर्ति के सामने दुबक गया और रोते रोते प्रार्थना करने लगा। मुझे लगा कि यह कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन आखिरकार सुबह हो गई। कमरे में रखे चारों कटोरे के नमक बिल्कुल काले फिर गए थे। मैंने अपनी घड़ी देखी। सुबह के 7:30 बज रहे थे। मैंने सावधानी से दरवाज़ा खोला। दादी और किसान बाहर खड़े मेरा इंतज़ार कर रहे थे। जब उन्होंने मुझे देखा तो मेरी दादी फूट फूट के रोने लगी। मुझे बहुत खुशी है मेरे बच्चे कि तुम जीवित हो, उन्होंने कहा। मैं उनके साथ नीचे गया। मैंने अपने मम्मी और पापा को रसोई में बैठे देखा। दादाजी अंदर आए और कहा, जल्दी चलो, हमें चलना होगा। हम सामने के दरवाजे पर गए। मैंने देखा कि बाहर एक बड़ी काली वैन खड़ी थी और गांव के कई लोग उसके चारों तरफ खड़े थे, जो मेरी तरफ इशारा करके बात कर रहे थे। यही वो लड़का है। वैन 9 सीटर वाली थी और उन्होंने मुझे बीच में बिठाया। मेरे चारों ओर 8 आदमी थे। मेरे चारों ओर 8 आदमी बैठे थे। किसान ड्राइविंग सीट पर बैठी थी। उनके बगल में मेरे पापा और पीछे दादाजी थे। मेरे बाईं ओर बैठे आदमी ने मुझे देखकर कहा, तुम खुद को बड़ी मुसीबत में डाल चुके हो। मुझे पता है कि तुम चिंतित हो। तुम बस अपना सर नीचे करके अपनी आंखें बंद रखो। हम इसे नहीं देख सकते, लेकिन तुम देख सकते हो। जब तक हम यहाँ से सुरक्षित ना निकल लें, तब तक अपनी आंखें मत खोलना। किसान ने गाड़ी चलाना शुरू किया। हमारा छोटा सा काफिला आगे की ओर बढ़ा। हम काफ़ी धीमी गति से चल रहे थे, लगभग 20 किलोमीटर।
या इससे भी कम। थोड़ी देर बाद किसान ने कहा, यही वह जगह है जहाँ यह सबसे मुश्किल हो जाता है, और उन्होंने प्रार्थना करनी शुरू कर दी। तभी मैंने एक आवाज़ सुनी, पो 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 पो। मैंने किसान के द्वारा दिए गए चमड़े के टुकड़े को हाथ में कस के पकड़ लिया। मैंने अपने सिर को नीचे रखा, लेकिन अपने आंखों के कोने से मैंने हवा में लहराते हुए एक सफ़ेद कपड़े को देखा। यह वैन के साथ चल रही थी। यह हचीसा कुसामा थी। वह खिड़की के बाहर ही थी और हमारे साथ साथ चल रही थी। तभी अचानक वह नीचे झुकी और वैन के अंदर झांकने लगी। नहीं, मैं हाँफते हुए कहा। मेरे बगल वाला आदमी चिल्लाया, अपनी आंखें बंद करो। मैंने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली और चमड़े के टुकड़े को कस के पकड़ लिया। फिर अचानक हमारे कार के चारों तरफ थपथपाहट की आवाज़ शुरू हो गई। हमारे चारों ओर खिड़कियों पर थपथपाने की आवाज़ आ रही थी। वैन में बैठे सभी लोग चौंक गए और घबरा गए। वे अपने आप में ही कुछ कुछ बड़बड़ा रहे थे। वे उस 8 फीट लंबी औरत को नहीं देख सकते थे और ना ही उनकी आवाज़ सुन सकते थे, लेकिन वे खिड़कियों पर उसकी थपथपाहट सुन सकते थे। किसान ने ज़ोर ज़ोर से प्रार्थना करना शुरू कर दिया, लगभग चिल्लाने की आवाज़ में। वैन के अंदर बहुत तनाव भरी स्थिति बन गई थी, पर कुछ देर के बाद सारी आवाज़ें आना बंद हो गई। फिर किसान ने हमारी ओर देखा और कहा, मुझे लगता है कि अब तुम सुरक्षित हो। मेरे आसपास के लोगों ने भी राहत की सांस ली। हमारी कार को सड़क के किनारे रोका गया। वे सारे लोग उतरे, साथ में किसान भी। फिर पापा ने ड्राइविंग सीट ले ली। मम्मी मेरे बगल में आके मुझे सीने से लगा लिया। उनके गालों पर आंसू बह रहे थे। दादाजी और मेरे पापा ने उन सभी लोगों को प्रणाम किया और वे अपने रास्ते चले गए। किसान खिड़की पर आई और मुझे उस चमड़े के टुकड़े को दिखाने को कहा। जब मैंने अपना हाथ खोला तो मैंने देखा कि यह पूरी तरीके से काला हो गया था। मुझे लगता है कि अब तुम ठीक हो जाओगे, उन्होंने कहा, लेकिन बस सुनिश्चित करने के लिए इसे तुम थोड़ी देर अपने पास रखो। उन्होंने मुझे चमड़े का एक नया टुकड़ा दिया, जिसके बाद हम सीधे एयरपोर्ट पहुंचे। फिर दादाजी ने हमसे अलविदा लिया। फिर हमारी फ़्लाइट ने टेक ऑफ किया, जिसके बाद मेरे मम्मी पापा ने राहत की सांस ली। मेरे पापा ने बताया कि उन्होंने पहले भी इस 8 फीट लंबी औरत के बारे में सुना था। सालों पहले उनके एक दोस्त ने भी हचीसी कुसामा को देखा था। उसके कुछ दिनों के बाद ही वो लड़का गायब हो गया और फिर किसी ने उसे नहीं देखा। मेरे पापा ने बताया कि ऐसे और भी लोग हैं जिसे वह पसंद करती थी, जिन्होंने इसके बारे में बताया। आज वे सभी लोग जापान छोड़ के दूसरे देशों में बस चुके हैं और वे कभी भी अपने देश वापस नहीं आ सकते। वह हमेशा बच्चों का शिकार करती है। उनका कहना था कि ऐसा वो इसलिए करती है क्योंकि बच्चे अपने माता पिता और परिवार के सदस्यों पर निर्भर रहते हैं, इसलिए जब वह उनके रिश्तेदार बनकर आती हैं तो उसे धोखा देना आसान होता है। उन्होंने कहा कि वैन में बैठे सभी लोग उनके खून के रिश्तेदार थे, ताकि वो इनमें से किसी का भी रूप लेके उसके पास ना आ सके, और इसीलिए वे मेरे चारों ओर बैठे थे। सभी से कांटेक्ट करने में कुछ समय लगा, इसलिए मुझे पूरी रात कमरे में बंद रहना पड़ा था। उन्होंने बताया कि छोटी जीजो मूर्तियाँ किसी कारण से टूट गई थी और इस तरह वह बच के निकल गई। अब मुझे सिहरन हो गई थी, लेकिन आखिरकार हम अपने घर वापस आ गए। यह सब 10 साल से भी ज़्यादा पहले की घटना थी। तब से मैंने अपने दादा दादी को नहीं देखा है। मैं अपने देश में पैर भी नहीं रख सकता हूँ। इस घटना के बीतने के बाद मैं उन्हें हर हफ्ते फ़ोन करता था और उनसे बात करता था। कई सालों तक मैं खुद को यह समझाने की कोशिश की कि यह एक कहानियाँ हैं और कुछ भी नहीं, या फिर एक शरारत जो मेरे साथ हुई थी। आज मेरे दादाजी को मरे 2 साल हो गए हैं। जब वे बीमार थे तो उन्हें मुझसे मिलने नहीं दिया गया, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी वसीयत में लिख रखा था कि मैं उनके अंतिम संस्कार में शामिल ना हूँ। यह मेरे लिए बहुत दुख भरा था।
कुछ दिन पहले ही मेरी दादी का फ़ोन आया था। उन्होंने बताया कि उन्हें कैंसर हो गया है। उन्हें मेरी बहुत याद आती है और वे मरने से पहले आखिरी बार मुझसे मिलना चाहती हैं। क्या आप निश्चित हैं दादी? मैंने पूछा, क्या यह सब सुरक्षित है? 10 साल हो गए हैं। उन्होंने कहा, यह सब बहुत पहले हुआ था, अब तुम बड़े हो चुके हो। मुझे यकीन है कि कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन हाचिसा कुसामा के बारे में क्या? मैंने पूछा। एक पल के लिए फ़ोन में सन्नाटा छा गया। फिर मैंने एक गहरी मर्द की आवाज़ सुनी। पो 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 पो। दोस्तों, ये जापानी अर्बन लीजेंड हाचिसा कुसामा की कहानी आपको कैसी लगी? आशा करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, जापान में एक से बढ़कर एक खतरनाक अर्बन लेजेंड की कहानियाँ सुनी और कही जाती है, जिसे सुनकर आप भी खौफ में भर जाएंगे। फिलहाल के लिए इन कहानियों को किसी और दिन के लिए रखते हैं। आप अपने विचार और फीडबैक कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं और आप अपनी कहानियाँ भेजने के लिए नीचे दिए हुए मेरे ईमेल का प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए